जय हिंद साथियों। आज प्रश्नावली 1.2 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हर साल बोर्ड में इसको पूछना ही पूछना है और ये ऐसा प्रश्न है कि 90% बच्चों को यह क्वेश्चन जो है दिमाग से ऊपर से जाता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं इसमें गारंटी देता हूँ 101% कि आप इसे अगर वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको आज के बाद से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से करके ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बताएंगे। बेसिक अगर धैर्य बनाकर देख लिया तो ये क्वेश्चन आप चुटकी में उड़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसका बेसिक बताते हैं। आइए चलिए, देखिए यहाँ लिखा है कुछ बेसिक तथ्य। पहले जान लीजिए कि सहभाज्य संख्या क्या होता है। सहभाज्य संख्या हमेशा जब भी दिखेगा पेयर के रूप में दिखेगा। जैसे क्या है कि 3 और क्या है 8। ठीक है, अगर इसमें अगर HCF 1 होगा, देखिए HCF कैसे निकाला जाता है, तो HCF आपको हम सिखाएं पिछले वीडियो में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भाग विधि द्वारा HCF कैसे निकाला। अगर 3 और 8 का HCF निकालें तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताए। जैसे 3 को अगर तोड़िएगा 3 को तो क्या होगा, 1 इंटू का हो जाएगा 3। 8 को आप तोड़िएगा तो देखिए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, दोनों में देखिए कॉमन कहिए HCF, जो दोनों में कॉमन होता है वहीं क्या होता है HCF होता है। तो दोनों के HCF का आया 1। अगर दोनों के HCF 1 है तो यह आपका सह अभाज्य संख्या है। तो ये सहभाज्य संख्या है। यदि मान लेते हम एक संख्या लेते हैं 6 और 8, अगर कोई पूछता है कि क्या ये सहभाज्य संख्या है तो आप कहिएगा नहीं, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? तो आइए हम बताते हैं। क्योंकि इसका HCF आपको 1 होने वाला नहीं है, इसका HCF आपको 2 आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका HCF निकालिएगा तो 6 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 कीजिए। 8 को तोड़िएगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कीजिए। दोनों में HCF निकालिएगा HCF। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन होता है वही तो होता है। पहले तो एक कॉमन है तो एक ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद से देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 तो हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गोला बनाने में दिक्कत हुआ। ठीक है, 2 कॉमन है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 ले लिए। तो अब बताइए यहाँ पर देखिए 1 इंटू 2 करिए, एक में किसी भी संख्या से गुणा करिए, कोई फर्क पड़ेगा तो 2 ही आएगा। तो दोनों के HCF यहाँ पर क्या आया, दोनों के HCF फाइनली हमारे पास क्या आया, तो दोनों का HCF 2 आया। इसलिए यह जो संख्या सहभाज्य संख्या नहीं होगा। अच्छा एक चीज़, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है लेकिन ये है। ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा कभी ये ऐसा ही नहीं, कभी ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे, हम आपको दिखा देते हैं। आइए, कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। आइए हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए 11/13। ठीक है, ये भी क्या 13 लिखना, सॉरी 11/13। तो देखिए इसमें भी हम देखेंगे अगर दोनों में HCF 1 है तो ये दोनों आपस में सहभाज्य संख्या है। ठीक है, मैंने कहा कभी ऐसे भी देखने को मिल सकता है। जैसे 3/7, अगर दोनों में HCF 1 है तो ये सहभाज्य संख्या है। इसका देखिए इसका HCF निकालिएगा तो HCF इसका 1 ही आएगा, तो यह आपस में सहभाज्य है। इस दोनों को अगर क्या निकालिएगा, HCF निकालिएगा HCF, तो इसका भी HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो क्या होगा, सहभाज्य होगा। ठीक, इतना समझ गए। अगर हम हमसे पूछें कि जैसे 3/7, तो ये क्या है, अगर HCF 1 है तो दोनों संख्या आपस में क्या है, सह अभाज्य है। अगर हमें कहें कि 4/6 और पूछें क्या दोनों संख्याएं आपस में सहभाज्य है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि दोनों में सहभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका HCF क्या होगा, HCF इसका 2 होगा और ये दोनों संख्याएं आपस में सहभाज्य नहीं है। तो आपने देख लिया कि कौन संख्याएं सहभाज्य है और कौन संख्याएं सहभाज्य नहीं है। अगर हम आपसे पूछें जैसे मान लीजिए कि 5/10, अगर हम आपसे पूछें कि क्या ये दोनों आपस में सहभाज्य है तो आप बोलेंगे नहीं,
क्यों? क्योंकि इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF 5 हो जाएगा, तो ये आपस में सभाज्य नहीं है, ये आपस में सभाज्य नहीं है, ये भी सभाज्य नहीं है, लेकिन इसका HCF 1 है तो ये है और ये है, लेकिन ये दोनों नीचे का ये दोनों नहीं है, ऊपर का दोनों आपस में सभाज्य है। तो सभाज्य संख्या हमेशा 2 पेयर के रूप में देखा जाता है। कभी कभी आपको ऐसे भी दिखने को मिल जाएगा जो मैंने पीछे बता दिया, जैसे 3 और 4। अगर कोई पूछता है कि क्या ये दोनों सभाज्य है आपस में, तो इसका HCF 1 है तो ये दोनों आपस में क्या है, सभाज्य। इतना समझ गए? ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं थोड़ा परमेय संख्या पे। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं परमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, अब परमेय संख्या जानते हैं। सुनिए, परमेय संख्या को आप जानते हैं कि परमेय संख्या को हम क्या है, P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिखते हैं तो वह संख्या क्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने 2/3 लिख दिया तो ये क्या कहलाता है, परमेय संख्या। लेकिन इसका एक कंडीशन होता है, अगर दोनों में HCF 1 है, दोनों में HCF 1 है तभी ये परमेय संख्या कहलाता है। और जब दोनों में HCF 1 होता है तो अभी हमने बताया कि संख्या, इसको हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य। क्या कहते हैं, सह अभाज्य बोलते हैं। अगर दोनों में HCF क्या है, यहाँ पर जब 1 होता है तो क्या होता है, वह सभाज्य संख्या आपस में होता है, और जब सह अभाज्य होता है तो उसका HCF 1 होता है, और वह संख्या क्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। जैसे हम 7 बटा अगर हम 11 लिखें तो कोई पूछता है ये तो P/Q के रूप में है, बिल्कुल है। और कोई पूछता है कि क्या ये परमेय संख्या है, तो कहेंगे जी बिल्कुल परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि दोनों सभाज्य है और दोनों में सभाज्य है और दोनों में HCF क्या है, 1 है, और 1 है तो ये क्या है, हमारे पास ये परमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ HCF क्या है, दोनों का HCF हमारे पास क्या है, 1 है। और जब 1 है तो दोनों का है, आपस में सभाज्य है, और जब दोनों सभाज्य है तो इसका मतलब परमेय संख्या है। यदि मान लिए कि हमारे पास क्या है, 6 बट्टा क्या हो गया, 6 बट्टा हमने लिख दिया, 8 लिख दिया। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि क्या ये दोनों आपस क्या है, परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या है, लेकिन परमेय संख्या है, लेकिन जानते हैं क्या है, ये समतुल्य परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका HCF जब निकालिएगा, अभी मैंने बताया, अगर इसका HCF निकालिएगा तो इसका HCF आएगा 2, और जब 2 HCF आएगा तो ये परमेय संख्या नहीं है। तो फिर ये कौन सा संख्या है, तो इस संख्या को हम बोलते हैं समतुल्य। क्या बोलते हैं, समतुल्य परमेय संख्या, समतुल्य परमेय संख्या। अच्छा, तो सर परमेय संख्या क्या होगा, तो सुनिए, यदि अगर इसको हम काटें, तो अगर मान लीजिए अगर काटते हैं, ठीक है, 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, ये 3/4 जो है ये आपका क्या होगा, ये आपको जो है क्या बना देगा, ये आपको जो है परमेय संख्या हो। क्यों? क्योंकि अब इस दोनों का HCF निकालिएगा, इस दोनों का HCF अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब HCF 1 हो जाएगा तो ये कहलाएगा आपका परमेय संख्या। क्या कहलाएगा, परमेय संख्या। और ये जो अगर HCF 1 नहीं है तो ये समतुल्य परमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि परमेय संख्या है कि नहीं है। अगर परमेय संख्या है तो उसका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर HCF 1 नहीं है तो किसी भी कीमत में वो परमेय संख्या नहीं है, तो वो समतुल्य हो सकता है या अपरमेय हो सकता है। हमें क्या प्रूफ करना है, वो संख्या परमेय संख्या होना चाहिए। तो इतना बात समझ गए। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अब तीसरा नंबर पे। ठीक है, अब इस चीज़ को हम मिटाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मिटाते हैं, अब 3 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको मिटा दे सब। चलिए तो परमेय संख्या का डिफिनेशन क्या जाने। परमेय संख्या अगर है तो दोनों में HCF का होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और दोनों संख्या आपस में सभाज्य होना चाहिए। तो ये क्या है, आपका परमेय संख्या का कंडीशन था। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जो P/Q के रूप में। अगर देखिए, अगर P को तोड़िएगा तो 1 इंटू क्या होता है, 1 इंटू क्या होता है, P होगा। ठीक है, Q को तोड़िएगा तो 1 इंटू क्या होगा, Q होगा। और दोनों में HCF निकालिएगा तो क्या होगा, 1 है। अगर दोनों में HCF 1 है तो इसका मतलब ये परमेय संख्या है। अगर HCF 1 नहीं है तो कभी भी आपस में परमेय संख्या नहीं हो सकता है, वो समतुल्य हो जाए, अपरमेय हो जाए, उससे मतलब नहीं है। हमें ये सिद्ध करना है कि वो परमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, चलिए
तो अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट पे बात कर लेते हैं, हम इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और भी यहाँ पे जान लीजिए कि कभी भी q नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी जीरो नहीं है। यदि q जीरो हुआ तो उस केस में क्या जानते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कभी भी परमेय संख्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए q नॉट इक्वल टू जीरो लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर ये 3 पर क्या हम कहना चाह रहे हैं, सुनिए। यदि हम ये कहें कि अगर जैसे अब लिख दिए हैं, जैसे 4 है, अगर 4 का स्क्वायर अगर 4 से विभाज्य है तो उसी तरह से 4 भी तो 4 से विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा। अगर 4 का स्क्वायर 4 से विभाज्य तो कितना बार में कटेगा बताइए। तो 4 का स्क्वायर कितना, तो ये क्या आ जाएगा 4, इसको काटिएगा, आपस में काटिएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 से 4 काटेंगे तो क्या होगा, 4 चौको 16, ठीक है, यहाँ 1 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम कहना ये चाह रहे हैं कि यदि पी स्क्वायर, हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, क्या बात लिखा है कि यदि पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जैसे मैंने इसको समझाया, अगर 4 का स्क्वायर 4 से विभाज्य है तो 4 भी 4 से विभाज्य होगा। उसी तरह से अगर पी स्क्वायर तो 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। जैसे हम ये कहें कि मान लिया 8 है, 8 का स्क्वायर अगर 8 से विभाज्य है तो 8 भी 8 से विभाज्य होगा। क्यों, क्योंकि जैसे इसको काटिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, इसको काटिएगा तो 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप तीसरा कंसेप्ट समझ लिए, ठीक है। अब आइए हम कंसेप्ट नंबर लेके चलते हैं आपको यहाँ पे, कंसेप्ट नंबर 4 पे, ठीक है। आइए कंसेप्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, सुनिए। यदि एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 21 है, ठीक है। कंसेप्ट ए है कि यदि संख्या अगर ए 5 से विभाज्य है और बी भी 5 से विभाज्य है, कोई संख्या है मुझे नहीं पता है, अगर 5 है तो इसका एचसीएफ जो है हमेशा जो है क्या होता है, यानी कि जो जिस संख्या से डिवाइड हो रहा है वहीं इसका एचसीएफ हो जाता है। अब इसको कैसे समझिएगा, आइए समझते हैं। जैसे मान लिया 21 है, 21 3 से विभाज्य है, ठीक है, और 27 जो है 27 3 से विभाज्य है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। कैसे, आइए बताते हैं। अगर बताइए हम 21 को तोड़ेंगे, 21 को तोड़ेंगे तो 3 सत्य कितना होता है, 21 होता है। अगर 27 को तोड़िएगा, 27 को तोड़िएगा तो 3 तिरिका 9 और 9 तिरी 27 हो गया, 3 तिरिका 9 तिरी 27। दोनों में जो कॉमन होता है बताइए, यहाँ दोनों में जो कॉमन होता है एचसीएफ अगर निकालें तो जो चीज़ दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर एचसीएफ निकालना जानते हैं तो एचसीएफ का आ गया 3 आ गया, ठीक है। क्या समझे, अगर कोई संख्या ए से विभाज्य है, अगर कोई संख्या जो है मतलब कोई संख्या बी है जो 5 से विभाज्य है, तो दोनों का एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या डिवाइड कर रहा है तो वही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ कंसेप्ट समझ गए, ठीक है। अब आइए कंसेप्ट नंबर हम चलते हैं 5 पे, ठीक है। चलिए कंसेप्ट नंबर 5, इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए कंसेप्ट नंबर 5 क्या कहता है, इसको समझिएगा। जैसे हम ये कहें कि 16, ठीक है, 16 जो है 16 4 से विभाज्य है, 16 क्या है 4 से विभाज्य है। तो हम ये 16 4 से विभाज्य है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 16 इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं 4 की। अब कहोगे सर आप ये क्यों लिख दिए, इसका वजह समझिए। अगर 16 4 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये है कि इस 16 को 4 तो काटेगा ही काटेगा है, और 4 से देखिए 4 बार में कट जाएगा, लेकिन एक के लिखने की वजह ये है कि 16 के सिर्फ एक 4 थोड़ी ही काटेगा। कि यहाँ पर देखिए ये जो है की का मतलब ये है कि इसमें और भी तो संख्या है, जैसे 2 है, 2 भी तो 16 काट देगा। जैसे क्या है 8 है तो 8 भी तो क्या होगा 16 काट देगा, ठीक है। 4 तो काटे ही काटेगा। और की लगाने का मतलब ये है कि इसके साथ और भी संख्या 16 का और भी फैक्टर है जो कि इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 4 से तो 16 कटेगा ही कटेगा,
उसी तरह से यहाँ पर देखिए 16 में 2 से भाग देंगे तभी कट जाएगा है, और यहाँ पर 16 में 8 से भाग देंगे तभी ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लगा लेते हैं, यहाँ पर के लगा लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गया। अच्छा, जैसे मैं लिखूँ 12, जैसे मैं लिखूँ कहूँ कि 12 क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। बात समझिएगा कि 12 जो है 3 से विभाज्य है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 3k। अब आप इस बात को समझ में कि क्यों लगा रहा है, क्यों, क्योंकि 3 तो 12 को काटेगा ही काटेगा, साथ में इसका और भी तो फैक्टर है। जैसे मान लिए ये पे यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या छिपा है, यहाँ 2 भी जो है ये 12 को काट सकता है, यहाँ 4 भी जो क्या होता है 12 को काट देगा। ठीक है, इतना समझ गए। अगर एक कंसेप्ट समझ गए, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई संख्या p है, कोई संख्या p है, अगर 2 से क्या है, विभाज्य है, क्या है, 2 से विभाज्य है, तो आप बताइए इसको लेकर क्या लिख सकते हैं, तो p इजकल टू आप क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस संख्या कितना बड़ा है कितना छोटा है मुझे नहीं मालूम है, कोई संख्या होगा, कोई भी संख्या हो मुझे नहीं पता, अगर ये 2 से विभाज्य है तो हो सकता है इसके साथ और भी तो फैक्टर होगा, तो इसके साथ और भी तो जो फैक्टर होगा जो p को विभाज्य कर रहा होगा, इसीलिए हम क्या लगा लेते हैं, यहाँ पर की लगा लेते हैं। ठीक है, तो इतना आप कंसेप्ट समझ गए। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ गए तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आइए, तो क्वेश्चन हमारा पहला देखिए क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को ले चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम कॉपी कर लें, क्वेश्चन को अगले पेज पे ले चलते हैं और वहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो हमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब भी हम सिद्ध करेंगे इसका हम अपोजिट मानेंगे, क्या मानेंगे, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे √5 इजकल टू p/q। अच्छा, उसके बाद से देखिए, आप चाहते हैं a/b लिख सकते हैं, आप चाहते हैं p/q लिख सकते हैं, जो मर्जी वो संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ लिखेंगे कि जहाँ p तथा q सभाज्य संख्या है, और एवं लिखा दीजिए, एवं q नॉट इजकल टू 0। इतना समझ गए। जहाँ p तथा q सभाज्य संख्या, अभी मैंने बताया सह अभाज्य। ठीक है, अभाज्य यहाँ छूट गया, सह अभाज्य लगा लीजिए, सह अभाज्य संख्या है, इसको हम बढ़िया से लिख दें, सह अभाज्य जहाँ p तथा q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, q नॉट इजकल टू 0। अभी मैंने समझाया था। आप बताइए, ये जब अगर सह अभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होगा, तो हम लिखेंगे HCF किसका, p और q का HCF क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। HCF क्या होगा, 1 होगा। यदि ये परिमेय संख्या है तो ये दोनों सहभाज्य होगा और इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, p/q के रूप में हम लिख दिए। ठीक है, लिखेंगे। अच्छा, समीकरण का नाम देना चाहते हैं तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे कि दोनों तरफ, ठीक है, या लिख सकते हैं समीकरण 1 को, है समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए, तो यहाँ √5 का वर्ग
ठीक है, यहाँ का हो जाएगा p/q का वर्ग, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ क्या हो गया, जैसे वर्ग करेंगे तो कोई भी संख्या यदि रूट में है उसका वर्ग करते हैं तो वही संख्या पुनः आपस में मिल जाती है। तो यहाँ होगा 5, यहाँ का हो जाएगा आपका p² अपान में क्या हो जाएगा q², ठीक है। चलिए अगर हम q² किधर लाते हैं, p को इधर लाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा q² = ये p² अपान में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए इतना हो गया। आइए, ठीक है, देखिए अब इतना होगा तो हम यहाँ पर इसको हम समीकरण क्या है 1 मान सकते हैं, समीकरण 1 माने हैं, हम समीकरण 2 मान सकते हैं, समीकरण क्या है 2 है, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे यदि, यहाँ लिखेंगे यदि देखिए p², बात आ गई ना, अभी मैंने बीच समझाया, यदि p² 5 से विभाज्य है, यदि p² 5 से विभाज्य है तो क्या होगा, तब बताइए p भी 5 से विभाज्य होगा। आपको हम थोड़ा समझा दें, देखें, जैसे मान लीजिए कि 16 का स्क्वायर अगर 16 से विभाज्य है तो यहाँ 16 भी तो क्या होगा 16 से विभाज्य हो जाएगा, है। अगर 16 का स्क्वायर 16 से विभाज्य है तो 16 भी 16 से विभाज्य है। उसी तरह से यदि p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य हो जाएगा, हमने पीछे बता दिए, ठीक है। चलिए और जब भी कोई संख्या की संख्या से विभाज्य होता है तो बताइए आप क्या लिख सकते हैं। मैंने पीछे बताया हूँ कि यदि मान लीजिए कि 12 अगर मान लीजिए 12 अगर 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है विभाज्य है, तो अभी मैंने कहा था कि 12 = क्या लिख सकते हैं 3k। यदि हम कहें कि p 2 से विभाज्य है तो बताइए आप क्या लिख सकते हैं, p क्या लिख सकते हैं 2k। k देखिए k की जगह कोई भी आप नंबर कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोई c ले सकता है, कोई कुछ भी नंबर ले सकता है, कोई a ले सकता है, जो मर्जी वो ले सकता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब बताइए p 5 विभाज्य है तो बताइए यहाँ क्या लिख सकते हैं, p आप क्या लिख सकते हैं 5, हम क्या लेते हैं k, हो गया, ठीक है। तो हम इसको मिटा दें। इतना समझ गए। मैंने पिछले वीडियो में इसीलिए बताया कि आप इसको एक एक चीज़ को समझें, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अब जो p का मान है ना, p का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे p का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, लिखेंगे p का मान समीकरण 2 में रखने पर, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो p का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए तो हम जैसे हम p का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका q²। अच्छा हम यहाँ पर रखेंगे p का मान, तो ये देखिए 5k का स्क्वायर अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको तोड़िएगा तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा q², ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 50 25, ये क्या हो जाएगा आपका k² अपान में क्या हो जाएगा आपका 5। 5 से 50 25 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, आपको क्या मिला, ये 5 से कट गया 5 बार में, तो आपको यहाँ पर देखने को क्या मिला, यहाँ पर मिला q² बराबर में 5k² अपान में क्या है, अपान में तो कुछ नहीं 1 है, मान सकते हैं। अब इसको तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि k² बराबर, अब बताइए k² बराबर क्या लिख सकते हैं कि q² अपान में क्या लिख सकते हैं 5। इतना हो गया। तो ये समीकरण क्या है, ये समीकरण क्या है 2 है, ये समीकरण क्या है 2 है। चलिए समीकरण 2 है तो समीकरण 2 को हम ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए अब देखिए समीकरण जो 2 है हमारे पास, यही ना है कि k² है
के स्क्वायर इजकल टू क्या है हमारे पास, क्यू स्क्वायर अपान में क्या है 5। ये क्यू है, ये मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्यू है, ठीक है। ये क्यू स्क्वायर अपान में क्या है 5 है, तो 5 है, ठीक है। चलिए तब लिखेंगे यदि 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 क्यू स्क्वायर यदि क्यू स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है, यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। पाँच से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए अगर अब बताइए क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको ना आप यहाँ पे एक चीज़ और समझ लिए कि यहाँ पर आपको यहाँ पर कथन 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा, कथन 1। यहाँ पर आप इसको कथन 1 मान लीजिएगा। जैसे P भी 5 से विभाज्य होगा तो इसको आप कथन 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख दीजिएगा कथन 1, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, यहाँ कहिएगा कथन 2, ठीक है। तो अब बताइए, अभी हमने समझाया कि यदि कोई संख्या मान लीजिए संख्या में मैंने समझाया था कि यदि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, चाहे पी ही मान लीजिए, पी ही मैंने बताया था कि पी अगर 5 से विभाज्य है, अगर क्यू भी 5 से विभाज्य है, तो यहाँ एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आपका हमेशा जो है 5 आएगा, ठीक है। मैंने समझाया था ना पिछले थोड़ी देर पहले। तो अब बताइए, लिखिएगा कथन 1 व 2 से, यहाँ लिखिएगा तो देखिए कथन, देखिए यहाँ पर एक कथन आपका यहाँ है, देख रहे हैं, कथन 1 यहाँ है, ठीक है। और एक कथन आपका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कथन 2 यहाँ दिया है। तो लिखिएगा कथन 1 व 2 से पी तथा क्यू का एचसीएफ, पी तथा क्यू का एचसीएफ बराबर बताइए क्या है, 5 है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि एचसीएफ सुनिए, एचसीएफ हमें क्या आना चाहिए, एचसीएफ बताइए, परमेय संख्या होने के लिए एचसीएफ हमें क्या आना चाहिए, एचसीएफ हमारा आना चाहिए 1। यहाँ देखिए जो माने हैं, एचसीएफ यहाँ क्या आना चाहिए 1, जबकि एचसीएफ क्या आ रहा है 5। तो क्या है, विरोधाभास हो रहा है कि नहीं आ रहा है, एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए, परमेय संख्या होने के लिए एचसीएफ क्या होना चाहिए 1, जबकि क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसी बात को हम यहाँ पर दर्शाए हैं, ठीक है, कि कथन 1 व 2 से पी तथा क्यू के एचसीएफ क्या है 5 है, जो कि विरोधाभास है। इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार हमारा मानना गलत था कि √5
एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, देखिए इस प्रकार मानना हमारा गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अतः ये क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर जो लिखा है हमारा मानना, चाहे हमारा अवधारणा, हमारी कल्पना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार ये अतः लिख देंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो आइए, सॉरी बच्चों यहाँ पर थोड़ा प्रकार छूट रहा है, तो प्रकार यहाँ पर लिख लीजिए, इस प्रकार यहाँ डाल दीजिएगा, इस प्रकार। ठीक है, चलिए तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुनिए, अगर मान लीजिए इसी के पैरेलल अगर हम पास का आ गया, सिद्ध कीजिए कि ऐसा आ गया √2 या √3 या मान लीजिए कि √3 या √5 तो भी कराई दिए। ठीक है, √7 √11, ठीक है, और √13 आ गया। सिद्ध कीजिए कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या बताइए, क्या आप सिद्ध कर लेंगे? बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। जैसे जहाँ पर हम क्या करे थे, p में अगर 5 का सिद्ध किए थे तो हम 5 से भाग दे रहे थे। उसी तरह से अगर 2 होगा तो यहाँ p में हम 2 से भाग देंगे। अगर 3 होगा तो इस p में हम 3 से भाग देंगे। अगर यहाँ पर 7 हुआ तो हम p में 7 से भाग देंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 कंडीशन आया था, एक p² में जो है 7 से भाग दीजिएगा, एक p में 7 से भाग दीजिएगा। उसी तरह से मान लीजिए 11 आएगा तो एक p² में 11 से भाग दीजिएगा, एक p में 11 से भाग दीजिएगा। सेम प्रोसेस सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक सिद्ध करा देते हैं √2 का। √2 को सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम बच्चे टाइम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने बेसिक के शुरू में ही बता दिए। ठीक है, तो आप लोगों को हो सकता है बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन मैंने शुरू में इसका बेसिक बता दिया, तो अब हम टाइम लेने वाले नहीं हैं। अब हम पूरा जो है फास्ट कराएंगे। ठीक है, चलिए तो हम मानते हैं, ठीक है, कि माना, यहाँ लिखेंगे कि माना कि √2 अपोजिट मानना है। ठीक है, हमेशा क्या मानना, अपोजिट। माना कि √2 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। √2 परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा हाई में थोड़ा सा कर्सर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, √2 = लिखेंगे p/q, जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्या है और q ≠ 0, और इसका pq का जो HCF होगा, pq का HCF, यहाँ HCF यहाँ दिखाते हैं, HCF जो होगा pq का HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है, चलिए अच्छा, इसको आपको क्या मानना है, समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर। लिखिए समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग
करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए हम वर्ग कर देते हैं। रूट 2 का वर्ग, रूट 2 का वर्ग, यहाँ p बाई क्यू इधर का वर्ग, ठीक है। जैसे वर्ग किए, ठीक है। आइए जैसे वर्ग किए, अब आइए हम बताते हैं आपको। हो गया। जैसे वर्ग करेंगे, बताइए हमें क्या मिलने वाला है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा ना। यहाँ वर्ग कीजिएगा तो यहाँ का पी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से इसको क्यू को इधर ले जाइएगा, क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, 2। ये समीकरण क्या मान लीजिए, 1, ठीक है। समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। जैसे समीकरण 1 मान लिए तो यहाँ लिखिएगा यदि 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 पी स्क्वायर, यदि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अच्छा, मैंने क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया अगर मान लिए रूट 2 होगा तो यहाँ 2 आएगा, रूट 3 होगा तो यहाँ 3 आएगा, रूट 11 होगा तो यहाँ रूट 11 आएगा, अगर रूट 13 होगा तो यहाँ पर 13 आएगा, ठीक है। बस यही सिंपल करना है। यदि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बताइए पी भी लिखिएगा, पी भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। इतना हो गया। चलिए, जब ऐसा कंडीशन होगा तो बताइए आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, P इजकल टू 2K कितना बार विभाज्य होगा तो मुझे नहीं पता है, इसलिए आप लिख सकते हैं P इजकल टू 2K। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि माना P इजकल टू 2K, ठीक है। अभी मैंने समझा दिया था, ठीक है। यदि कोई संख्या की संख्या से विभाज्य होता है तो वो उसके फैक्टर में आता है, तो ये 2 तो आएगा ही आएगा, साथ में K भी आएगा, तो P इजकल टू 2K। चलिए, अब P के मान को समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा, कोई बच्चा यहाँ पर अगर ऐसी बातें नहीं लिख पाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट उसमें पुट कर दीजिएगा, तभी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम रख देते हैं ये क्यू स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर देखिए पी इजकल टू 2K माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2K का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। अब बताइए, ये तो कटेगा ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2K स्क्वायर आ जाएगा, 2K स्क्वायर। तो अब बताइए, यदि हम K स्क्वायर यहाँ निकालें तो K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, 2। तो लिखेंगे यदि Q स्क्वायर 2 से Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। हो गया ना, विभाज्य होगा। तो अब बताइए, यहाँ पर इसको कथन 1 मान लीजिए, क्या है, यहाँ पर कथन क्या कीजिएगा, 1 मान लीजिएगा। यहाँ पर आप कथन क्या है, इसको 2 मान लीजिएगा, ठीक है। तो यही तो बात लिखना है। अब लिखिएगा कथन 1 व 2 से, ठीक है। आइए यहाँ पर हम लिखते हैं कथन लिखेंगे कथन 1 व 2 से लिखेंगे P व Q का HCF बताइए क्या आया, 2 है जो कि विरोधाभास है,
अच्छा, विरोधाभास क्यों है? क्योंकि HCF आना चाहिए हमें 1, जबकि HCF क्या आ रहा है 2। ठीक है, इस प्रकार हमारा देखिए, हमारा कल्पना लिख सकते हैं, हमारा अवधारणा लिख सकते हैं, हमारा मानना लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर लिख लीजिए। तो इस प्रकार हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिखिएगा अतः ओहो, यहाँ पर 2 रहेगा साथियों, यहाँ 2 रहेगा, कुछ मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर रहेगा √2। ठीक है, इस प्रकार हमारा गलत था, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब बताइए, इस तरह से आप चाहेंगे, ठीक है, तो आप किसी भी संख्या का क्या है कि आप यहाँ पर, ठीक है, सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो संख्या हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 या √7 √11 या √13 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या क्या है? सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए तो आइए तो हमारा एक्सरसाइज है। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सिद्ध करेंगे 1/√2। ठीक है, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको एक बार कॉपी कर लें। क्वेश्चन कॉपी हो गया। ठीक है, आइए ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 ये जितने संख्या हैं अपरिमेय सिद्ध करना। ठीक है, सभी क्वेश्चन बताऊंगा, पहले 1/√2 सिद्ध करा दें। ठीक है, चलिए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं कि 1/√2। ठीक है, लिखेंगे कि माना, जब भी हम मानेंगे अपोजिट मानेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अनुमान ली। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 1/√2 = P/Q, और इस समीकरण 1 होगा, और लिखेंगे जहाँ बताइए, जहाँ P तथा Q सहभाज्य संख्या है, एवं Q ≠ 0। और हम जानते हैं अगर HCF, अगर ये सहभाज्य संख्या है तो HCF अगर किसकी बात करें, P तथा Q का HCF क्या होगा? 1 होगा। यानी कि हमें यही प्रूफ करना है कि अगर HCF 1 होगा तो ये क्या है? यानी कि परिमेय संख्या है। यदि HCF 1 नहीं होगा तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो चलिए वर्ग कर देते हैं। तो 1/√2 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर। यहाँ पर जैसे वर्ग करेंगे तो जो संख्या, कोई भी संख्या अगर रूट में आती है तो वही संख्या रिटर्न हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर आया क्या? हमारे पास 1/2 आ गया, यहाँ पर आ गया P² अपान में है क्या हो गया? Q²। ठीक है, चलिए
तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम क्यू स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, क्या है देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है तो हम ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इजकल टू ठीक है, पी स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा 2, डिवाइड बाई 2। अब वही बात आ गया, यदि यहाँ क्या लिखेंगे, यदि इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बताइए, तो क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। यह बात समझ में आ रहा है। और जब विभाज्य होगा तो आप क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं 2k, क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं 2k, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर क्यू का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा आइए पहले समीकरण 2 उतार लेते हैं। तो समीकरण हमारा 2 क्या है, समीकरण 2 हमारा देखिए ये है कि पी स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही है समीकरण 2। तो हमने समीकरण 2 उतार लिया। अब यहाँ पर हम क्यू का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम 2 में रखेंगे तो ये पी स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा 2k का स्क्वायर अपान में क्या होगा 2। तो देखिए ये क्या होगा, कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा यानी ये 4 होगा, 2 दूना 4 तो होगा, क्या है यहाँ पर 2 दूना 4 होगा, तो 2 से कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2k स्क्वायर बच जाएगा। काटिएगा 2 दूना ऊपर 4 होगा तो 1 2 कट जाएगा, ठीक है, तो 2k स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं k स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और इस समीकरण मान लेते हैं क्या हो गया 3 हो गया, समीकरण क्या हो गया 3 है। अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, यदि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब जब विभाज्य होगा, ठीक है, तो देखिए आप इसको कथन क्या मानिए 2 मानिए, क्या मानना है इसको, आप कथन 2 मानना है, कथन 2। और इस वाले को यहाँ पर इस वाले को कथन क्या मानना है, कथन 1 मानना है। यहाँ लिख दीजिएगा कथन 1 हो गया और यहाँ पर कथन आपका 2 हो गया, यहाँ कथन लिख दीजिएगा कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे कथन 1 व 2 से क्या लिखेंगे पी व क्यू का HCF क्या है 2 है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास किस बात की है, क्योंकि वहाँ पर HCF 1 है जबकि यहाँ पे HCF क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार हमारा कल्पना गलत था। यहाँ पर देखिए अवधारणा, कल्पना, मानना जो भी है लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा, यहाँ देखिए हमारा छूट रहा है, इस प्रकार हमारा कल्पना गलत था कि √5
एक परिमेय संख्या है। अतः लिखेंगे, अतः ओहो यहाँ 2 रहेगा, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा 2, यहाँ पर क्या रहेगा 2, ठीक है। यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ 2 हो जाएगा। मानना कल्पना गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या, अतः √2 सॉरी यहाँ पर 1/√2, ठीक है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार हमारा ये सिद्ध होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आइए, क्वेश्चन अब हमारा देखिए क्या है। अब सिद्ध करना है ये कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा लेते हैं, फिर ये हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद से हम दूसरा बता देंगे इसके जस्ट बाद, ठीक है। तो चलिए तीसरा का क्या है, दूसरा लेते हैं। तीसरा का दूसरा में क्या है, सिद्ध करना है, यानी कि तीसरा का दूसरा सिद्ध करना है कि 7√5 सिद्ध कीजिए कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझिए, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर क्या है √5 है और यहाँ पर मान लें कि 2p/3 है, क्या कभी ये बताइए ये क्या है, तो ये है आपका परिमेय संख्या, ये क्या है आपका परिमेय संख्या, और √5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या। क्या कभी ये दोनों आपस में बराबर होता है, क्या परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर होगा, तो आपका आंसर होगा नो, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसी बात को हम कॉन्ट्राडिक्ट करके सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो हम मानेंगे, हम यहाँ क्या मानेंगे कि माना कि 7√5 एक उल्टा मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे कि 7√5 = p/q, जहाँ, ये तो लिखना आ गया होगा, जहाँ p व q सभाज्य संख्या है, एवं q ≠ 0, और यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ p व q। HCF ऑफ p और q कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इतना समझ गए, इतना लिख लिया। अच्छा, आप इसको समीकरण क्या मानिएगा, हमेशा समीकरण आप 1 मानिएगा, ठीक है, लिखिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, समीकरण 1 हो गया। अब सुनिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पर आप चाहें तो वर्क करें, वर्क करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आप सिंपल है बताइए, 7 को नीचे ले जाइए, तो ये हो जाएगा √5, और इधर आएगा आपका p/7q, √5 = p/7q। एक बात बताइए, यहाँ √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, यहाँ p/7q क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या √5 तथा परिमेय संख्या
अपरमेय संख्या क्या है √5 तथा परमेय संख्या लिखेंगे P/7Q आपस में बराबर है। क्या है आपस में बराबर है जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास किस बात की है एक बात बताइए, क्या कभी √5 क्या ये P/7Q के बराबर होगा? क्यों? क्योंकि इस बात का विरोधाभास है, क्योंकि ये है आपका अपरमेय संख्या और ये है आपका परमेय संख्या, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए इस बात का क्या है विरोधाभास है। तो इसी बात को लिखेंगे कि अपरमेय संख्या √5 तथा परमेय संख्या P/7Q ठीक है आपस में बराबर है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। ठीक है अतः लिखेंगे, अतः बस ज़्यादा स्टेप नहीं है, अतः लिखेंगे क्या है कि 7 √5 एक क्या है अपरमेय संख्या है। बस सिद्ध हो गया। ठीक है चलिए, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा। चलिए तीसरा का तीसरा क्या है 6 प्लस √2। ठीक है आइए हम 6 प्लस √2 लेते हैं। ठीक है तीसरा का तीसरा क्वेश्चन अभी घबराइए नहीं, हम दूसरा का ही बताएंगे। तीसरा का क्वेश्चन क्या है 6 प्लस √2 यही ना है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना क्या है कि माना कि 6 प्लस √2 1 है। उल्टा मानेंगे हमेशा, अगर ये अपरमेय है तो हम परमेय संख्या मानेंगे, हमें ऐसा उल्टा मानने की कोशिश करेंगे, उल्टा मानेंगे। तो माना 6 प्लस √2 एक क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या। ठीक है तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 प्लस √2 इजकल टू क्या लिखेंगे P/Q। समीकरण क्या दे देंगे समीकरण 1 लिखेंगे जहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्या है एवं Q नॉट इजकल टू 0 और HCF ऑफ क्या है P। HCF ऑफ P और Q का क्या होगा हमेशा 1 होगा। ठीक है आया समझ में। चलिए अब एक काम कीजिए, √2 के यहाँ रहने दीजिए, 6 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा √2 इधर आएगा तो P/Q और माइनस का क्या हो जाएगा 6। आप नीचे 1 मान लीजिए, यहाँ देखिए ये √2 रह जाएगा, यहाँ देखिए लॉसा हो जाएगा Q, यहाँ पर हो जाएगा आपका P और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 6Q। ठीक है तो सॉरी यहाँ हो जाएगा P, ये हो जाएगा 6Q। ठीक है तो हमारे पास यहाँ इसको बढ़िया से लिख दें एक बार। ठीक है यहाँ इसका दोनों का एलसीएम हो जाएगा Q और ये हो जाएगा P और ये माइनस का क्या हो जाएगा 6Q। तो अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए ये आपका कौन संख्या है ये आपको जो है ये अपरमेय संख्या है और ये जो पूरी संख्या जो है ये जो है क्या है ये परमेय संख्या है। ठीक है क्या कभी आपस में बराबर होगा? कभी बराबर नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बस इसी बात को तो दिखाना है, लिखेंगे
कि रूट 2, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, लिख देंगे कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या तथा p लिखेंगे p माइनस 6q अपान q एक परिमेय संख्या आपस ठीक है, यहाँ लिखते हैं आपस में बराबर है जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास किस बात की है? क्योंकि ये रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो जो कि विरोधाभास है। अतः क्या लिखेंगे? जिसको सिद्ध करना है 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस सिद्ध हो गया, कहानी खत्म कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम कॉपी कर लेते हैं, फटाक दे, और ले चल के आपको सिद्ध करा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना हमेशा अपोजिट मानना है कि माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। अच्छा, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे कि 3 प्लस 2 रूट 5 इजकल टू पी अपान क्यू। समीकरण मानेंगे एक, लिखेंगे कि जहाँ पी तथा क्यू एक सभाज्य संख्या है एवं क्यू नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, HCF ऑफ किसका? पी क्यू का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए तो अब बताइए, एक काम कीजिए ना, 3 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 5 और ये हो जाएगा पी अपान क्यू और माइनस का क्या हो जाएगा 3। यहाँ नीचे 1 मान लीजिए, इसका HCF लीजिए। ठीक है, अब सुनिए, 2 को नीचे लाइए तो ये हो जाएगा आपका रूट 5, 2 नीचे आएगा तो पी अपान ये 2Q हो जाएगा और माइनस 3 अपान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ भी बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के नीचे क्या करेगा? गुणा कर देगा। ठीक है, तो अब बताइए 2Q दोनों का HCF क्या होगा? यहाँ पर दोनों का HCF क्या होगा? तो दोनों का HCF हो जाएगा 2Q। जैसे दोनों का HCF 2Q, इसे भाग दीजिए तो ये आ जाएगा आपका P। अच्छा, इससे भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3Q। ठीक है, यहाँ तो रूट क्या हो जाएगा? रूट 5। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये रूट 5 या ये हमारे पास परिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या हो गया, क्या इसके बराबर होगा कभी? तो कभी बराबर नहीं होगा। तो इस बात को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस बात को? आइए इस बात को लिखेंगे, रूट 5
√5 अपरिमेय संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या तथा p-3q बटा 2q एक परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास समझ गए होंगे, क्योंकि कई बार बता दे जो कि विरोधाभास है। किस बात का? क्यों? क्योंकि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, और ये क्या है? आपका परिमेय संख्या, जो कि विरोधाभास है। इस प्रकार या लिख देंगे अतः। क्या लिख देंगे? अतः क्या? अतः हमारे पास इस बात को लिखें जिसको सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार हमारा सिद्ध होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर जो है एंड होता है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन 1 सिद्ध हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, तीनों क्वेश्चन सिद्ध हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अगर कोई क्वेश्चन आपको कहीं डाउट लगा हो या आपको समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर मुझे डाउट है, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा वीडियो बनाकर समझा दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से ही हम लोग को क्या होता है, हिम्मत मिलती है कि आपके लिए हम अच्छे वीडियो बनाएं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।